जब मैं नौकरी के लिए शहर आया तो अपने मामा की बेटी के रूम पर रुका हुआ था। वो मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता तो मैं अपने मामा की बेटी के कमरे में जाकर सो जाता। मेरे मामा की बेटी मेरी बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा देर से घर गया और आते ही कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद मेरे मामा की बेटी वहां पर आ गई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वो कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने लगी। फिर वो बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर उसने पूरी रात मुझे, मेरा नाम राजू है, मैं जिस लड़की के कमरे में रुका हुआ था, मुझे लगा था कि शायद वो अभी छोटी है, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वो इतनी समझदार थी कि 17-18 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं नौकरी के सिलसिले में शहर आया था और अपने मामा के घर पर रहने लगा। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे मामा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने मामा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देखते ही सोच में पड़ गया। मामा के घर का दरवाज़ा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वो भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहा करते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने मामा के यहाँ रहने आया था। मामा के घर में मामा, मामी और उनकी एक बेटी थी। मामा जी गांव में सबको बोलते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं हैरानी से सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। मामा की बेटी अब 16 साल की हो गई थी। उसका नाम संजना था। मुझे नहीं पता था कि 16 साल की संजना इतना कुछ जानती होगी। जब संजना मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि संजना जब 5 साल की थी तब मैं उससे मिला था, पर अब वो 16 साल की हो चुकी थी। अब वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। फिर मैंने पानी पिया। उसके बाद मामी मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। मामा जी भी मिलकर मुझसे बहुत खुश हुए थे। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि राजू शहर में तुम्हारे घर पर ही रहेगा। मैं अपने मामा को उनके घर पर रहने के लिए 3,000 रुपये महीना देने लगा। इसलिए मामी और मामा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर में फ्री में रह रहा होता तो मामी मुझे 2 दिन से ज़्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं माँ के कहने पर अपने मामा के घर पर रुक गया। जब संजना और मैं मिले तो संजना मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मामा के घर में एक कमरा संजना का भी था। मामा मामी हॉल में सोते थे। मैंने मामा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात को देर तक काम करता हूँ। फिर मामा ने कहा, तुम संजना के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। संजना 2 दिनों के लिए बाहर एडजस्ट कर लेगी, और मैं 2 दिन तक संजना के कमरे में ही सोया था। अगले दिन संजना अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा, मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरी ही बगल में सोने लगी। संजना दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, और अब उसकी उम्र भी कम और कमसिन थी। उस रात नींद में मैंने गलती से संजना के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे संजना का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने संजना को अपने बेहद करीब देखा था। मुझे अपने मामा के घर आए हुए अभी 15 दिन हो चुके थे। फिर एक रात मैंने संजना को मोबाइल पर कुछ देखते हुए देख लिया था। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो देने से उसने इनकार कर दिया। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने संजना की तरफ देखा तो वो सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी।
इसलिए मैंने उसका मोबाइल फ़ोन लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन उसके सर के पास ही था। तभी वो करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसके कारण मेरा हाथ उसके वजूद पर पड़ गया। तभी मेरी नज़र उसके फेस पर पड़ी। वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वो सोई नहीं बल्कि जागी हुई है। उसके बाद मैंने जल्दी से पलटकर मोबाइल फ़ोन ले लिया। तभी वो हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फ़ोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल नहीं पाया। शायद इसलिए संजना इतना हंस रही थी। फिर मैं उससे बिना बोले चुपचाप सो गया। फिर कुछ दिन बिताने के बाद अगले महीने की 5 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर मामा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी और मामा के घर आ गया। संजना के लिए एक सूट खरीदा और मामा के लिए भी कपड़े लिए और मामी के लिए साड़ी और खाने के सामान में सब कुछ ले आया था। मामी वो सब देखकर बहुत खुश हुई थी। संजना अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे संजना अपने पास नहीं दिखाई दी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला पाया तो मैंने बाहर जाकर देखा तो रात के 1 बजे संजना ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं ये देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वो इतनी रात को हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नज़रें हॉल में घूम गईं। सामने का नज़ारा देखकर मैंने संजना को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने संजना से कहा, संजना ये तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। संजना को इस तरह मामा मामी की तरफ ताक झांक करता हुआ देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। संजना जो कर रही थी उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी थी कि इस उम्र में ये सब नॉर्मल होता है। मामा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था। अगले दिन मैंने मामा से कहा, मामा अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब संजना बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। मामा जी ने कहा, घर में हम 3 ही लोग हैं, 3 लोगों के लिए ज़्यादा बड़े घर की क्या ज़रूरत है। अब तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। दरअसल मेरे मामा बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी थे। मामा से बात करते समय मेरा फ़ोन बजा। मेरे फ़ोन पर मेरी माँ की कॉल थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन रिसीव किया तो माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है। मैंने कहा, माँ मुझे लड़की की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद है। मेरी माँ ने तुरंत अगले 1 महीने में मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं अपनी पत्नी पूजा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने मामा के घर पर रहता था, इसलिए मैं अपने मामा के घर ही आ गया। जब मैं अपनी पत्नी के साथ मामा के घर आया तो संजना का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वो रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। पूजा को शहर लाए हुए अभी 3 ही दिन हो गए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को जब मैं अपनी पत्नी की बाहों में सो रहा था, तभी मैंने संजना को हमारी बगल वाली खिड़की से झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत अपनी पत्नी पूजा से अलग हो गया और बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठता हुआ देखकर संजना तुरंत खिड़की से हट गई। फिर मैं सोचने लगा कि अगर पूजा को ये शहर का माहौल पसंद आया तो मैं मामा का घर खाली कर दूंगा और तुरंत अगले महीने हमारे लिए वहाँ एक अलग कमरा तलाश कर लूँगा। लेकिन 5वें ही दिन पूजा ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, मुझे गाँव में रहने की आदत है। मुझे ना तो यहाँ का पानी पसंद है और ना ही यहाँ की हवा। फिर अचानक पूजा की तबीयत भी खराब हो गई।
इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन पूजा को दर्द होने लगा था, इसलिए वो गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं अपने मामा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं पूजा से इतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी जो तस्वीर देखी थी वो बहुत चमकदार थी और वो शादी में भी चमक रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाले चांद की तरह मेरी पूजा नहीं थी। वो थोड़ी सांवली थी, मुझे तो एक गोरी पत्नी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, जब शादी हो गई और वो पवित्र भी थी, इसलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। पूजा गांव चली गई थी तो मेरे लिए ठीक भी था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में ही काम करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि मामा के घर ही रहना ठीक है, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। पूजा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, मामा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। मामी भी एक कंपनी में काम करने जाती थी, वो भी काम पर चली गई थी। उस वक्त संजना और मैं दोनों ही घर पर अकेले थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। आज मैंने संजना को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। संजना का गोरा रूप देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहाँ मेरी सांवली पत्नी और कहाँ संजना। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं। संजना काफी टाइम से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे संजना को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं उसे देखता ही रह गया। और फिर वो जगह दिखी जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई थी। अब मैं संजना को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। जब संजना तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मामा मामी मध्यम वर्ग के थे, लेकिन संजना एक हाई क्लास लड़की की तरह रहा करती थी। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी कपड़ा उस पर अच्छा लगने लगता था। उस रात संजना मेरे कमरे में सोने के लिए आई। उसने कहा, भाभी गांव चली गई है, अब मैं फिर से अपने रूम में आराम से सो सकूंगी। वो भी अब हॉल में सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पहले की तरह अपने पास सोने दिया। रात को कमरे में अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा संजना मेरे कपड़ों के पास खड़ी थी। मैं उसके पास गया और बिना कुछ कहे अपना शर्ट उतार कर रख दिया और लाइट बंद करके सो गया। मुझे लगा संजना भी अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी थी, इसलिए लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा लाइट चालू किया तो संजना अपने छोटे छोटे कपड़ों में थी। मैं उसे ऐसे देखकर शर्मा गया और फिर लाइट बंद करके सो गया। अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी, क्योंकि मेरी छुट्टियां पूरे 3 दिन की थीं। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हमें कहीं बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ दोपहर को घूमने गया। तभी मैंने संजना को एक महंगे कैफ़े में बैठा हुआ देखा। उसकी सहेलियां बहुत हाई फाई लग रही थीं। वो घर से अलग अलग कपड़े पहनकर निकलती थी और अब मैं संजना को एक अलग से कपड़ों में देख रहा था। फिर मैं उठा और जाकर संजना से मिला। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है? वो मुझे अपनी सहेलियों से अलग ले गई और बोली, राजू, मैं आज रात तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना जब तक कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। फिर मैं रात को जब मामा मामी सोने चले गए तब मैंने संजना से पूछना शुरू कर दिया कि संजना, मैंने दोपहर को जो देखा उसका क्या मतलब था? फिर बोली, ये सब हाई क्लास लाइफ थी, क्या मैं इस तरह नहीं रह सकती? संजना 16 साल की लड़की थी, लेकिन मुझे उसके व्यवहार और बातों में बड़ा अंतर नजर आया। मुझसे बात करते करते वो मेरे पास आ जाती। जब से मेरी शादी हुई है
तब से मुझे अनुभव हो रहा था कि एक औरत से मुझे कितना सुख मिलता है। और अब संजना जैसी खूबसूरत लड़की को अपने पास देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, मैंने संजना को अपने से दूर किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि संजना मेरे मामा की बेटी है, क्योंकि उसके व्यवहार से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उस रात मैं उसे अपने से दूर करके सोने चला गया और सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल गया। मैं हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब संजना कमरे से बाहर आई तो मैंने उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह पैर से लंगड़ा क्यों रही थी। मुझे लगा कि शायद उसके पैर में कुछ लग गया होगा। जब मामी की नज़र उस पर पड़ी तो मामी ने उससे पूछा, संजना, तुम इतना लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है? इस पर उसने कहा कि राजू भैया मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे पैरों में क्या दिक्कत है। संजना ने सीधा मेरी ओर इशारा कर दिया। मुझे इसका कारण नहीं मालूम था और ये भी नहीं जानता था कि उसने मेरी तरफ इशारा क्यों किया, लेकिन फिर भी मैंने मामी को बताया कि सोते समय संजना का पैर बिस्तर के कोने से फिसल गया था। संजना सुबह से शाम तक मुझे बड़ी ही ललचाई नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मामी काम पर जाएगी, मैं उससे ऐसे झूठ बोलने का कारण पूछ लूँगा। जैसे ही मामी कंपनी गई, मैंने उससे पूछा कि तुम लंगड़ाकर क्यों चल रही थी और तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? उस वक्त संजना ने मुझसे कहा, आज तो मैं सिर्फ अपनी माँ के सामने लंगड़ाकर चल रही थी, कल पापा के सामने भी इसी तरह लंगड़ाकर चलूंगी। और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, यदि तुम मुझे वो नहीं दोगे जो मैं चाहती हूँ। फिर मैं संजना से बोला, जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ? तभी संजना मेरे पास आई। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो। और वो मेरे सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया और होंठ मेरे होंठों पर रखकर किस करने लगी। और फिर वो बोली, जो तुम चाहो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ भुगतान करना होगा। तब मुझे याद आया कि कल रात को भी शायद संजना मेरी पैंट से कुछ पैसे निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो पैसों के लिए इतनी कम उम्र में ऐसे काम करने को तैयार थी। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया और मेरे बेहद करीब होने लगी थी। अब संजना ने मेरा हाथ अपने वजूद पर दौड़ाना शुरू कर दिया। मैंने उससे बोला कि ये सब गलत है, लेकिन वो एक ना सुनी और फिर उसने मुझे कस कर पकड़कर अपनी बाहों में समेट लिया। फिर जैसे तैसे करके मैं संजना से दूर हुआ। उसने मुझे वापस अपने पास खींच लिया। फिर वो बोली, अब हमारे बीच कोई नहीं है, तुम मुझसे जो चाहो ले सकते हो। संजना ये सब बात कर रही थी कि तभी दरवाजे पर मामी आ गई। मामी के आने के बाद उस समय संजना मुझसे दूर हो गई थी। मामी ने संजना से कहा, संजना, तुम ये सब क्या करने जा रही हो? संजना ने बिना डरे मामी से कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं भी एक अच्छी हाई क्लास ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं वही करने जा रही हूँ जो आप करती हो। क्या आप अपने मैनेजर के साथ ऐसा कुछ नहीं करती और उससे पैसे नहीं लेती? मैंने ये सब देख लिया है। अब मेरे पास अपने घर में अधिक पैसा कमाने का रास्ता मिला है, तो मैं उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर मामी संजना पर चिल्लाई। उन्होंने संजना से कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मामी संजना का मुंह बंद करने के लिए उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी मैंने मामी को रोक दिया। फिर मैंने मामी से कहा, क्या संजना जो कुछ कह रही है वो सब सच है? तब मामी शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने आगे से कहा, मामी, आप ये क्या कर रही हो? शायद ये सब देखकर संजना की आदत खराब हो रही है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मेरी जेब से पैसे निकालते देखा है। मेरा पैसा एक बार नहीं कई बार चोरी हुआ है, लेकिन आपकी और माँ की वजह से मैं हमेशा शांत रहा। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य पर कभी संदेह नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ज़रूरी था।
क्योंकि संजना की आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब से मैंने संजना को पैसे चुराते हुए देखा है, तब से मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। अब वो मेरे सामने पैसे नहीं चुरा पा रही है और मुझे नहीं पता था कि संजना अब ऐसा रास्ता चुनेगी। अब मुझे सच बताओ, आप दोनों मिलकर मामा के पीछे इस घर में एक साथ क्या कर रही हो? मेरी बात पर मामी रोने लगी। फिर वो बोली, प्लीज़ राजू, अपने मामा को कुछ मत बताना। केवल एक बार मैं इस लड़की को अपनी कंपनी में लेकर गई थी। उसके बाद कब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी कंपनी में एक मैनेजर के साथ मेरा रिश्ता है और उस रिश्ते का एकमात्र कारण पैसा है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे मामा कितने कंजूस किस्म के आदमी हैं। तुम्हारे मामा के पास पैसा होने के बावजूद भी वो हमें कुछ नहीं दे पाते और ना ही उन्हें हमारी कोई परवाह है। तुम्हारे मामा मेरे और मेरी बेटी के बारे में भी कभी नहीं सोचते। मैनेजर से जो भी पैसे मिलते हैं उससे मैं अपनी और संजना की ज़रूरत पूरी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि संजना की ज़रूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। तुम्हारे मामा का शहर में एक और बड़ा मकान है। वो घर इस घर से बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे मामा उस घर को किराए पर देकर उससे पैसा कमाते हैं और हमें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारे मामा की कंजूसी के कारण मैं ये सब करने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर मामी ने संजना को प्यार से पकड़कर संजना से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद वो नौकरी और मैनेजर का साथ छोड़ दूंगी। फिर संजना ने कहा, माँ, मैं ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि आप ये सब काम करना छोड़ दें। जब राजू भैया ने मुझे पैसे चुराते हुए देखा तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, मामी जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो काम कर रही हैं वो गलत है। अगर आपकी बेटी को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा? और अगर मामा जी को पता चल गया तो आपका घर भी टूट सकता है। आप मामा जी को प्यार से भी समझा सकती थी। फिर संजना बोली, मुझे भी ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो राजू भैया का शुक्र है जो मेरी आंखें खुल गईं। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। संजना और मैंने मिलकर मामी को उनकी गलती का एहसास कराया। मैंने भी मामी को समझाया और मामा जी के साथ एक छोटा सा दांव खेलने को बोला। आखिरकार मामी मेरी बात मान गई और संजना को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके जाने लगी। तभी मामा के मन में एक रोशनी जागी और उन्होंने अपना छोटा मकान छोड़ दिया और अपना सामान अपने दूसरे बड़े घर में शिफ्ट करने को बोला। ये सुनकर मामी और संजना बहुत खुश हो गई थीं और दोनों ने मुझे दिल से धन्यवाद किया। उस दिन से मामा ने अपनी कंजूसी बहुत कम कर दी थी। मुझे भी मेरी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी थी कि जीवन में पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के बाद अगर कोई अपनी पत्नी और बच्चों को हर बात में मना करता रहेगा तो घर का कोई न कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। एक आदमी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है। इतना ज़्यादा कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं है। अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को असुविधा पहुंचाना कतई भी सही नहीं है। हमारी कंजूसी के कारण कभी कभी हमारे घर का कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्य की ओर जा सकता है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। पैसा बचाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना जीवन जीना ही भूल जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।